हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। हमेशा मैं जब अपने बारे में बताता हूँ ना, अपने बारे में जब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मैंने हमेशा आपको बोला कि मेरे एट्थ में थर्ड डिवीज़न था। हाँ, और टेंथ तक कभी मेरे फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया। तो कुछ बच्चों को लगता है सर ऐसे ही बोलते हैं कि यार चलो बच्चे दूसरे मोटिवेट हो जाएं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो आज मैं अपने जो मेरे मार्कशीट्स की फ़ाइल थी ना, तो मैं देख रहा था तो मुझे अपनी मैंने बहुत कोशिश की मुझे एट्थ की मार्कशीट मिल जाए, पर शायद मैंने उसको कभी बहुत पहले गुस्से में शायद फाड़ के फेंक दिया शायद, या तो मेरे पास एट्थ की मार्कशीट तो प्रूफ में अवेलेबल नहीं है। पर मेरे पास मेरे नाइन्थ की मार्कशीट है। देखो मेरी नाइन्थ की जो मार्कशीट है ना, मेरा स्कूलिंग सेवा सदन से हुआ है, सेवा सदन भिलवाड़ा, जो उस वक्त की टॉप मोस्ट स्कूल्स में से थी। और मेरा जो टेंथ कंप्लीट, मेरा जो नाइन्थ हुआ था वो 91 92 ईयर में था। ठीक है, नेम तो आप देख ही रहे हो, श्री सुनित नैनावटी। और फादर्स नेम, ये डेट ऑफ बर्थ गलत है यहाँ, 14 फ़ैब 78 रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग है, वैसे एक्चुअल में 79 है। अब तुम सीए स्टूडेंट हो, गिनने लग गए होंगे कितने साल हुए। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ही समझा देता हूँ। देखो, ये विषय मतलब हो गया सब्जेक्ट, पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर है, न्यूनतम मतलब मिनिमम मार्क्स, आपको पास होने के लिए कितना मिनिमम चाहिए, और प्राप्तांक मतलब आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, अर्न किए। तो ये मेरे मार्क्स हैं जो आए। हिंदी सब्जेक्ट में बात करें तो 200 में से 91, 200 में से 91 मतलब लगभग 45% है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश तो 200 में से 81 मतलब अप्रॉक्स 40% है। साइंस में 50% के आसपास हैं, 51 52% हो सकते हैं, तो 53 54% एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मैथ्स 200 में से 105 मतलब अराउंड 52% हो गया। जो तुम लोग सोशल साइंस पढ़ते हो ना, सोशल साइंस, तो वो सोशल साइंस एसएसटी 200 में से 113, 200 में से 113, इसका मतलब ये करीबन 56 57% हो गया। संस्कृत उस वक्त हमारी थर्ड लैंग्वेज होती थी, तो 100 में से थे, 100 में से 53 थे, 53%। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि सर्वयोग मतलब टोटल, तो टोटल 1100 में से 552 टोटल टोटल। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 552 डिवाइड बाय 1100 इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, तुमने तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा वैसे। 55% के आसपास है, 54 53 552 एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। 552 डिवाइड बाय 1100 इंटू 100 क्या रहे, तो 50.18% है, 50.18%। तो मेरे नाइन्थ क्लास में, ये देखो, नाइन्थ सेक्शन बी, और स्कूल वालों ने बोला था कि मेरा आचरण अच्छा है, और ये SUPW कैंप लगता था, ये सब जैसे नॉर्मल है, इनकी मार्किंग में कंसीडर्स नहीं होते थे कभी भी। तो ये सब हमारे अदर सब्जेक्ट्स से। मेरी क्लास टीचर थी रीता मैम, बहुत अच्छी मैम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, साइंस पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी रीता मैम। तो अभी कहाँ है मुझे भी नहीं पता कि मैम कहाँ है ये। तो ये मेरा नाइन्थ का मार्कशीट है। तो नाइन्थ में मेरे 50.18% आए थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं टेंथ की मार्कशीट बताऊंगा तुम लोगों को कि मेरे टेंथ में कितने मार्क्स आए थे।
ठीक है। तो जो मैंने बोला ना कि मेरे 8th में 3rd डिवीज़न था, मतलब अराउंड 38-39% थे या 40% थे आसपास कुछ, और 9th में मेरे ये प्रूफ है कि 50% थे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि अगर मैं सीए बन सकता हूँ तो तुम में से कोई भी बन सकता है, बस शर्त है कि सही टाइम पे अपने अंदर की जो एनर्जी है, अपने अंदर का जो डेडिकेशन है ना, वो डेडिकेशन जो है ना, वो जो डेडिकेटेड लोग होते हैं वो अपने अंदर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग है ना, वो आ जाएगा ना, तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये प्रूफ है इस बात का कि मैं 9th में 2nd रीजनर था, 50% के साथ पास आउट हुआ था। चलिए सर, अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है ना, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है जो है, परसेंटेज कम है तो कम है, पर प्रेजेंट सिनेरियो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट सीन ये है कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सीए सुनित नैनावटी हूँ। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम ही काफ़ी है। तो जिसके नाम के आगे सीए लग गया ना, तो वो सीए नाम ही काफ़ी है। तो बस यही उम्मीद आप लोगों से भी करते हैं कि आप लोग भी ढंग से पढ़ोगे, सिंसियरली पढ़ो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, पता है। क्लासेस के अलावा 4 to 5 आवर्स रेगुलर स्टडी करनी है। जो प्रैक्टिकल में होमवर्क है वो होमवर्क करना है, थ्योरी लर्न करनी है, और निश्चिंत आराम से मस्ती से सो। बस कितना, 2-3 साल, 4 साल, हाँ और क्या, बस उसके बाद ऐश है। तो मैंने बोला ना, जब भी मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी ना सीए ज्वाइन करने के बाद, तो मैं सीए बनने के बाद की लाइफ को थोड़ा सा महसूस करता था। तो मुझे लगता था नहीं यार, पढ़ना ज़रूरी है अगर सीए बनना है तो। बस इतना ही, इतना बहुत होता था मेरे लिए कि मैं सो रहा हूँ और सोते सोते मेरे दिमाग में आया कि यार आज पढ़ाई नहीं की है, तो मैं सीए बनने के बाद की लाइफ को जस्ट विजुलाइज करता था, यार सीए बनने के बाद कैसी लाइफ होगी। उस वक्त मैंने देखी नहीं थी, पर ड्रीम था कि सीए बनने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सब चीज़ मुझे जब मैं सोता था ना तो याद आती थी कि यार, और मुझे लगता था सोने से तो ड्रीम नहीं पूरा होगा। तो मैं उसी वक्त बैठ के, और जो भी मेरा दिन का टारगेट मैंने कंप्लीट नहीं किया वो मैं कंप्लीट करके फिर सोता था इत्मीनान से, आराम से। तो बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। जब मेरे जैसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, तो तुम तो सारे मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो यार। तो आप सब सीए बन सकते हो, बस शर्त है कि आपने अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। तो जितना 20 ईयर्स मेरे को इस फील्ड में हो गए, 20 सालों से मैंने लोगों को पढ़ाया और देखा है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो मैंने 90% प्लस वालों को भी फेल होते देखा है, और मैंने 50-60% वालों को भी पास होते हुए देखा है। और मैंने दोनों में डिफरेंस ये देखा कि जो अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है, ईमानदारी से। तो इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि क्लासेस के अलावा यू हैव टू स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स डेली। तो अपना रोज़ का होमवर्क करो, थियोरी में जिस टीचर ने जो पढ़ाया उसको घोट लो, याद कर लो, बस। तो मुझे लगता है कि ये गुरु मंत्र है, फॉलो करोगे तो पास हो जाओगे पक्का। चलिए, कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लिस्ट ए लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। उसका एक सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो है ना वो 15 है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म करके नया चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो मैं अपनी लाइफ में, देखो लोगों ने क्या किया, वो कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मुझे पता नहीं, पर मैं कैसे बना वो मुझे पता है। तो अगर मैं 9-10 में 50% होल्डर हूँ, इसका मतलब मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा ही करना पड़ा होगा, पक्का है। तो मैंने क्या किया वो मुझे पता है। हाँ, आप वो उतना कर लोगे तो आप वैसे ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जस्ट थिंक अबाउट द
लाइफ आफ्टर बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीरियसली स्टडी करो, बहुत इजी है, सबसे इजी है। तुम एग्ज़ाम क्वेश्चंस उठा के देखो किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है जो पुराने अटेम्प्ट्स में नहीं आया हुआ हो। मतलब मॉड्यूल और एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी अपन ने अच्छे से कर लिए ना, तो तुम्हारी नैया निकल जाएगी। और अभी तो कितना तुम्हारे लिए मतलब कह सकते हैं ना कि लग्जरियस टाइम है, एकदम राजा महाराजाओं के जैसे आप लोग पढ़ते हो। हाँ, हो सकता है कि वो डिसएडवांटेज भी हो। तो जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं वो तो सारा अपना काम पहले करते हैं फिर आराम करते हैं। अब जो आलसी लोग हैं वह शाम को लेक्चर देख लेंगे, वाह यार कल देख लेंगे कहाँ जा रहा है, तो ऐसे लोग मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस फील्ड के लायक हैं। तो जिस फील्ड में हो अपने आप को उस फील्ड के लायक बनाओ, तो उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। उस फील्ड की रिक्वायरमेंट जो है, क्या उस फील्ड के लिए ज़रूरी करना है वो करो। अब सीए फील्ड चूज़ किया है तो पढ़ना ज़रूरी है, बट ऑब्वियस है नहीं पढ़ोगे तो सीए नहीं बनोगे, तुम कोई भी हो भले। ना कोई रिजर्वेशन है ना कुछ है, इट्स ए रियल प्रूफ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मेहनती है, उसने पढ़ा है, उसमें ब्रेन है, हार्ड वर्किंग है, ये सब उस चीज़ का प्रूफ है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो जब मैंने सीए कर लिया तो मुझे क्या लगता है पता है, हर कोई कर सकता है यार, इतना इजी कोर्स है, क्यों नहीं लोग कर पाते हैं। फिर मुझे डिफरेंस लगता है कि यार शायद मैंने हार्ड वर्किंग की, मैंने मेहनत की, मैं डेडिकेटेड था, इसलिए हो गया। अब लोग हार्ड वर्कर नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए वो नहीं होते हैं। बाकी कोर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कभी इंटर में होता ही नहीं कि हमने एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन किए और 41वां कोई क्वेश्चन आ जाए साला। पर आप खुद सोच लो कि तुम कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो। मैं अभी भी मेरे वर्क के लिए डेडिकेटेड हूँ। मतलब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि मैं क्लास रोज़ बनाऊँ। मैं कभी भी ऐसा बोल सकता हूँ आज क्लास नहीं है, नॉट फीलिंग वेल, हेडेक है, आज क्लास नहीं बनी। हाँ, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, पेन ख़त्म हो गया, पेन की बैटरी ख़त्म हो गई, लाइट्स नहीं है, तो वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल इशू। पर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं शेड्यूल्ड हूँ पूरा कि मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके बाद इतने इतने आवर्स मुझे कम से कम पढ़ाना है। क्योंकि मैं 8-10 घंटे भी अगर लेक्चर बना दूंगा ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो वो अपलोड हो पाएंगे और ना तुम उसको पढ़ पाओगे। तो मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना ज़रूरत है। कोई मुझे कहे कि 10 आवर्स की क्लास बनानी है तो मैं बना दूँ, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं शेड्यूल्ड हूँ। तो हर आदमी को डिसिप्लिन और शेड्यूल होना चाहिए अगर उसको उस फील्ड में सक्सेसफुल चाहिए जिसमें वो है। तो बाकी कोई भी मुझे पूछता है सीए करना चाहिए क्या, कर सकते हैं क्या, तो अब सोचो मेरे जैसा इंसान क्या बोलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है इसलिए। मेरे जैसा इंसान क्या बोलेगा, हाँ यार मैं अगर बन सकता हूँ ना, मेरी मार्कशीट्स दिखाऊंगा आपको, डेफिनेटली मैंने 9th की आपको शो की ना, डेली एक मार्कशीट शो करूँगा, 10th 11th 12th बीकॉम सब शो करूँगा। तो ये प्रूफ है इस बात का कि कोई भी सीए बन सकता है, पर शर्तें कंडीशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करना है और उसके बाद रेगुलर 4 to 5 आवर्स की स्टडी करनी। मैं गारंटेड है, लिख के दे दूं कि तुम में से हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता, नहीं बने तो मेरा नाम बदल देना। पर ईमानदारी, रेगुलरिटी होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, वाह यार क्या है, लेक्चर ही तो है, शाम को देख लेंगे, कहाँ जा रहा है, फिर शाम को पढ़ने बैठ, अरे कल देख लेंगे, उनकी नेचर में बेईमानी है, वो अपने साथ बेईमानी करते हैं। तो बेईमान लोगों का तो इस फील्ड में कोई काम ही नहीं है। जो मेहनत करने से बेईमानी करते हैं, चोर हैं, जो मेहनत नहीं कर सकते, बेटा उनका इस फील्ड में कोई काम नहीं है। पर अगर कोई 50, 60, 70% का भी बच्चा और वो हार्ड वर्कर है ना, वो शेड्यूल्ड है, डिसिप्लिन है उसकी लाइफ में, तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि वो ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जो अपना सीए कंप्लीट नहीं करे। हाँ, किसी को हो सकता है एक अटेम्प्ट ज़्यादा लगे, एक अटेम्प्ट कम लगे, पर डेफिनेटली
वो अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है। तो जब भी पढ़ने की इच्छा ना होना तो सोचा करो नेम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा लगेगा अगर बन गए तो वो इतना ही मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी होता है। जिसका ड्रीम होता है ना कि नाम के आगे सीए, बस नाम ही बहुत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फलाना, सीए ढीगड़ा, तो उसकी इंटेलिजेंसी के लिए उसका नाम ही बहुत है, नाम ही काफ़ी है, उसको और कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और सीए बनने की लाइफ तो आप विजुलाइज ही नहीं कर सकते हो। बहुत इजी गोइंग है, कोई टेंशन नहीं, इवन फाइनेंशियली सोशली किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल सेटल्ड लाइफ होगी। पर उसके लिए करना तो तुमको ही पड़ेगा ना। तो जो खुद के लिए नहीं कर सकता ना, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, पता है। इतना सिस्टमेटिक कोर्स डिजाइंड है ना कि मॉड्यूल एग्जाम क्वेश्चन से ही पेपर बन रहा है, उसी से पेपर आ रहा है, पर फिर भी हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। रीज़न आप खुद समझदार, आपको खुद को पता है कि रीज़न क्या है। सर हम पढ़ते नहीं हैं, हम ईमानदार से नहीं पढ़ते हैं। पता है बहुत ऐसा अंदर से यहाँ से फील होता है, दुखता है उन बच्चों के लिए जो साले पढ़ते नहीं हैं। बहुत फील होता है यहाँ से, सही कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो सारी फैसिलिटी है पर फिर भी पढ़ना नहीं चाहते, जो आलसी हैं। अभी रूटीन क्लास चल रही होती तो 8 घंटा भी तो टिका के बैठना पड़ता ना, कितना ही दुख रहा हो तो भी टिका के बैठना पड़ता ना। अभी तो क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से हार्डली 5 to 6 आवर्स की क्लासेस है। जो भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है बेटा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, शेड्यूल्ड बनाओ। सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, घंटा भर वॉकिंग करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है, जो भी तुमको करना है। उसके बाद बैठो, पढ़ना है। थियोरी में डरते हो, पता नहीं, जब मैंने सीए किया था तो उस वक्त थियोरी की कोई क्लासेस होती ही नहीं थी, अपना सीधा सिस्टम था। वो थ्योरी के मॉड्यूल के दिन के 4 पेज याद करने बस, तो 4 पेज याद करने, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। ये लाइन का क्या मतलब है, अपना सीधा फंडा था भाई। 5 लाइन है, 5 में से 1 लाइन समझ में नहीं आ रही, काट दो साला। कम से कम 4 लाइन जो समझ में आ रही वो तो रिलेटिव होना चाहिए ना, बस बात खत्म। और तुम्हारे जैसे बच्चे क्या होता है पता, उस लाइन को पकड़ के बैठ के, तो ये क्या कह रहा है, ये अबे साले वही थोड़ा ना एग्जाम में क्वेश्चन बन के उठ के आने वाला है तेरे। सीधा फंडा है। एक पेज में अगर मान लो 12 लाइन है, 12 में से अपने को 3 समझ में नहीं आ रही तो उड़ा दो, 3 खत्म। 9 याद करनी है, बात खत्म हो गई, 9 याद कर ली। कुछ को सेक्शंस लर्न करने की ट्रिक चाहिए, ट्रिक बता दो सेक्शन लर्न करने की। अरे ट्रिक क्या भैया, एक सेक्शन अलग पेज, अलग कॉपी में एक पेज पे लिखते जा, उसको डेली खाते पीटते उठते 5 बार रिवाइज कर। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक भी तो याद रखेगा ना, ट्रिक अलग याद रखेगा, सेक्शन अलग याद रखेगा, इससे ज़्यादा सेक्शन ही याद कर लेना। बहुत इजी है यार पास होना। तो जो तुम में से जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, जो पीछे चल रहे हैं, आज का कल का परसों होमवर्क नहीं किया, वहाँ सर कौन सा चेक कर रहे हैं, जिस दिन दिमाग में आ जाए ना, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, यार होमवर्क कौन सा चेक हो रहा है, ये क्वेश्चन तो वही है ना, समझ लेना कि आप इस फील्ड के लायक नहीं हो। आपके नाम के आगे सीए या तो लगेगा नहीं या बहुत टाइम लगेगा। फ्यूचर आपका है, देख लो क्या है, सिचुएशंस क्या है, लॉकडाउन है, ठीक है यार, तुम्हारे पे क्या फ़र्क पड़ गया, घर वाले खाने को दे रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा के दे रहे हैं, आराम से घर पे बैठ के पढ़ना है, करना क्या है, इतना तो तुमको करना पड़ेगा कि तुमको होमवर्क करना है तो करना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ही, हम भी क्या कर सकते हैं। पर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बेटा, 50-60%, 70% होल्डर्स हैं, बहुत इजीली सीए कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से जो क्लासेस को नहीं देख रहे हैं, आज का कल, सुबह का शाम, शाम का परसों, परसों का तरसों, 4-4 5-5 दिन पीछे चल रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ेस लेके घूम रहे हैं
तो एक्सक्यूजेज और सक्सेस का थोड़ा रिलेशन जो है ना वो अपोजिट है, साथ साथ नहीं चलते हैं। एक्सक्यूज़ जितने दोगे ना सक्सेस उतनी ही दूर जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ को लेके। तो रिक्वेस्ट है, मेहनत करो, पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफ़िल करो, तुम्हारा जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल करो, और उसके लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। और सीधा है, 6 घंटे 7 घंटे की क्लास, अभी 6 घंटे की 6 आवर्स की क्लासेस देख रहे हो, देखो, होमवर्क करो, लर्न करना है लर्न करो, बात ख़त्म। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं, तुम भी करो। इससे ज़्यादा तो यार अब क्या समझाऊं मैं तुमको। चलो, हाँ ये पक्का है, जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो लोग भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुद के लिए खुद को तो करना ही पड़ता है। लोग तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, बाकी तो नो डाउट वर्किंग तो आप ही को करनी पड़ेगी, उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, आई थिंक सो ऐसा। बाकी बेटा बहुत इजी कोर्स है, पॉजिटिव रहो, आराम से पढ़ो, मस्त रहो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए बोलो, इतनी फैसिलिटी, कोई चीज़ समझ में नहीं आया साला पीछे जाके वापस देख लिया क्या बोल रहे थे, क्या समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ जो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर मैं बोलूँ 10 स्टार या 20 स्टार लगा दो। यार ये लॉकडाउन में कपड़े ही टाइट हो गए यार। चलो, क्वेश्चन में 15 में आपको क्या बोला, इन ए वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। हाँ, ये लेक्चर कुछ आज ही देख लेंगे, कुछ कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे, कुछ उसके बाद देखेंगे। तो जब भी देखो अक्कल आ जानी चाहिए यार, अक्कल आ जानी चाहिए, दिमाग के तार उड़ जाने चाहिए, साले फेल हो जाएंगे तो करेंगे क्या। चलो यार, इन ए वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, इन ए वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी सर्टन क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड। ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पर्सन है ट्रांसफर्ड देयर होल्डिंग सम टाइम बिफोर वाइंडिंग अप। इन लोगों ने अपने शेयर्स लिक्विडेशन से कुछ टाइम पहले क्या किए, ट्रांसफ़र किए। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ये इनकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र है। नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जिस दिन उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए उस डेट के कितने क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड है। द शेयर्स वर ₹100 ईच, और क्या है 80 पेड अप है, मतलब 20 रुपीज़ पर शेयर आप मैक्सिमम कॉल कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम लोग बात करें तो ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ए मेंबर आर, एक मेंबर है आर हु हेल्ड 200 शेयर, उसकी डेथ होगी 28 फ़रवरी 96 को। उसकी डेथ होगी कब, 28 फरवरी 96 को डेथ होगी। व्हेन द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर वाज 15,000। तब जो क्रेडिटर्स का अमाउंट था वो कितना था, 15,000। हिज शेयर वर ट्रांसमिटेड। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में डिफरेंस होता है। तो ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है कि लाइबिलिटी साथ में ट्रांसफ़र नहीं होती है, पर जब विल के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो प्रॉपर्टी के साथ जो अटैच्ड लाइबिलिटीज़ है ना वो भी क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आर की डेथ हो गई और उसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसमिटेड हो गए किसको, एक्स को, उसके सन को। तो आर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन शेयर्स पे थी ना वो आर की डेथ के बाद किसकी होगी, एक्स की होगी। तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ को समझ में कम आता है पर ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। Z was transferee of share held by T. Z was the transferee of the share held by T, मतलब T ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए थे वो Z को किए थे। तो Z ए लेस कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, जो Z है ना वो ए लेस कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, और जो T है ना वो बी लेस कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। आगे की लाइन ढंग से पढ़ना। Z paid 20 per share as call in advance immediately on becoming a member। और Z ने क्या किया, देखो T ने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए Z को,
और जेड ने मेंबर बनते ही क्या किया, जेड ने मेंबर बनते ही क्या किया, अनपेड अमाउंट का कॉल इन एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो जब जेड एज ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो क्या इस केस में टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी। द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी कमेंस ऑन 1 Feb 97, इसका मतलब 1 Feb 96 के बाद जिन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं शेयर, वो क्या है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। When the liquidator made a call on the present and past contributories to pay the amount, तो present contributories मतलब कौन हो गए, A list contributories, और past contributories मतलब B list contributories। You are asked, you are, ढंग से पढ़ना देखो है ना, you are asked to quantify the maximum, you are asked to quantify the maximum liabilities of the transferor of share। आपको ट्रांसफरर्स की मैक्सिमम, ट्रांसफरर बोले तो कौन हो गए, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो यू आर आस्क्ड टू क्वांटिफाई द मैक्सिमम लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर मेंशन इन द अबाउट टेबल, जो ऊपर टेबल में है लिस्ट बी वाले। व्हेन द ट्रांसफरीज, ट्रांसफरर कौन है, जिन्होंने शेयर ट्रांसफर किए, और ट्रांसफरीज कौन है, जिनको शेयर ट्रांसफर हुए हैं। तो ट्रांसफरीज मेरे मतलब मेरे हिसाब से ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। वापस देखो ढंग से मेरे साथ में, यू आर आस्क्ड टू क्वांटिफाई द मैक्सिमम लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ शेयर मेंशन इन द अबाउट टेबल व्हेन द ट्रांसफरीज पे द अमाउंट एज प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अगर ट्रांसफरीज क्या करते हैं, एज ए प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज पेमेंट कर दे, तो तुम समझो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने अगर पेमेंट कर दिया, तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटीज इस केस में क्या है, नल। तो फर्स्ट का आंसर क्या है कि अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने, अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने क्या किया, मेंबर्स बनते ही या एज ए मेंबर कॉल इन, जो भी उनका अमाउंट अनपेड था उसका पेमेंट कर दिया, तो फिर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटीज निल होगी। और सेकंड क्या होता है, डू नॉट पे द अमाउंट ड्यू एज प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो अगर एज ए प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पेमेंट नहीं किया, तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की क्या लाइबिलिटीज होगी वो निकालना है। तो इसके अंदर फॉर्मेट बनेगा, और नीचे की लाइन देखो, ऑल्सो क्वान्टिफाई द लाइबिलिटीज ऑफ एक्स। कौन एक्स, ऑल्सो क्वान्टिफाई द लाइबिलिटीज ऑफ एक्स। तो ये एक्स ये था, इस पैराग्राफ में एक्स का जिक्र है। तो एक मेंबर आर की डेथ होगी, और आर की डेथ पे उसके शेयर्स किसको ट्रांसफ़र हो गए, एक्स को ट्रांसफ़र हो गए। तो ये कह रहे हैं ऑल्सो क्वान्टिफाई द लाइबिलिटीज ऑफ एक्स टू होम शेयर वर ट्रांसमिटेड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर आर। तो एक्स की लाइबिलिटीज कैलकुलेट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताए, आर की डेथ से पहले कि अनपेड क्रेडिटर्स के लिए आर रिस्पॉन्सिबल है, वेट, हाँ जी, आर की डेथ से पहले के अनपेड क्रेडिटर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आर के शेयर विल्स के अकॉर्डिंग डेथ होने पर अगर एक्स को ट्रांसमिटेड होंगे, तो आर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक्स को ट्रांसफर हो जाएगी। और आर की डेथ के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स। तो अगर मेरे को एक्स की टोटल लाइबिलिटीज निकालनी है, तो एक्स की टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकालोगे, सोच के बताओ। तो एक्स की टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए तुमको एक्स की लाइबिलिटीज को एक्स, आपको क्या बोला है, एक्स की टोटल लाइबिलिटीज निकालनी। तो एक्स की टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए सुनना ढंग से, आर की जो लाइबिलिटीज थी और एक्स की जो लाइबिलिटीज है एज ए प्रेजेंट मेंबर, उसको क्या होगा, सम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए बनाएं, तो हम लोग क्या फॉर्मेट बनाते हैं, वही हेडर तो वही है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। फॉर्मेट क्या है, डेट, अनपेड क्रेडिटर्स, यहाँ पे रेशो, यहाँ पे आ जाएगा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और ये लास्ट कॉलम हो गया टोटल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो चेंज हुए किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
और बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज में देखो कौन आएगा। तो आप यहाँ पे देखो लिक्विडेशन चालू कब से हो रहा है पता है, 1 फैब 97 से लिक्विडेशन चालू हुआ। इसका मतलब 1 फैब 96 के बाद जिसने ट्रांसफ़र किए वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में आएंगे। और इन अदर वर्ड्स बात करूँ तो 1 फैब 96 से पहले जिन्होंने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, पी ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए ना, टेबल में देखो पी ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए वो कब किए, 1 जनवरी को ही ट्रांसफ़र कर दिए। तो पी ने 1 जनवरी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो पी जो है ना ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में नहीं आएगा। ठीक है, अब बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन आएगा देखो, क्यू आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, क्योंकि आर भी विद इन 12 मंथ उसके शेयर ट्रांसमिट हुए थे, आर आएगा, एस आएगा, टी नहीं आएगा क्योंकि टी के शेयर्स पे जेड ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो जेड ने एज ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पेमेंट कर दिया, इसलिए टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कौन आएगा, यू आएगा। तो क्यू, आर, एस और यू, और इनके कितने कितने शेयर्स थे वो देख लो। क्यू के कितने थे, 400 शेयर्स। उसके बाद आर ने, आर के शेयर्स थे 200, देखो सेकंड पैराग्राफ में कहीं गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ में आर के शेयर थे 200। एस ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए वो 700 है, और यू ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए वो 1000 है। और ये मेरा टोटल अमाउंट का कॉलम हो गया। अब सबसे पहले डेट वाइज आए तो 15 फैब क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग थे 12,500। 15 फैब क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग थे 12,500, और ये कौन कौन शेयर करेगा, क्यू, आर, एस और यू। टी तो है ही नहीं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि टी ने शेयर ट्रांसफ़र किए जेड को, और जेड ने मेंबर बनते ही क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो रेशो क्या लोगे यहाँ, 4:2:7:10। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें कितना हो गया रे, 4, 2, 6, 7, 13, 23। तो 12,500 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कुछ 2173 आ रहा है। डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1087। फिर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3804। डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 5434। तो 2173 प्लस 1087 प्लस 3804 और प्लस 5434। तो मैं इसको यहाँ 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ ताकि राउंड ऑफ हो जाए। तो ये आ रहा है 12,500। ठीक है, फिर देखो इसके बाद क्या है, देखो क्यू के बाद देखो एस ने 15 मार्च को शेयर ट्रांसफ़र किए। पर उससे पहले सीक्वेंस में जाऊँ ना, तो अगर मैं सीक्वेंस में जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 फैब को क्या हुआ, आर के शेयर ट्रांसमिट हो गए एक्स को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, ये कॉलम है जो आर और एक्स का है। तो 15 फरवरी के बाद 28 फरवरी को आर के शेयर एक्स को ट्रांसमिट हो गए। तो 15 मार्च से पहले बीच में कौन है, आर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 फैब। तब नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 15,000 थे, तो 15 में से 12,500 तो वही है ना, 12,500 तो यही जो ऑलरेडी, तो बढ़े कितने, 2,500। अब ये जो 2,500 बढ़े ना, वो क्यू के शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद बढ़े, इसलिए क्यू इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे रेशो क्या होगा, 2:7:10। तो 2,500 डिवाइड बाय क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आ रहा है 263 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2,500 डिवाइड बाय कितना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 7, 921। और ये डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10।
1315 या 16। सम करें तो 263 प्लस 921 प्लस 1315। 263 प्लस 921 प्लस 1315, इसको 16 कर लेते हैं ना, तो ये 2500 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसके बाद 28 फैब के बाद क्या हुआ? 28 फैब के बाद क्या हुआ देखो, 5 मार्च को 15 मार्च को एस ने अपने शेयर ट्रांसफर किए, तब ये क्रेडिटर्स बढ़ के 18,000 हो गए। तो 18,000 माइनस उसमें से आप ऑलरेडी कितने कर चुके हो डिस्ट्रीब्यूट? 15,000। तो अब ये 3,000 जो है ना, अब ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता ना, तो ये 3,000 जो है वो Q और X में शेयर नहीं होता, ये शेयर किस में होता? X और S और U में शेयर होता। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा कॉलम है ना, क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है कि आपको X की टोटल लायबिलिटीज़ निकालनी है, आपको X की लायबिलिटीज़ निकालनी है। अब समझो कि R की डेथ के पहले R रिस्पॉन्सिबल था, और उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ थी ना, वो अब क्या हुई? X पे ट्रांसफ़र हो गई। जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ थी ना, वो क्या हुई? X पे ट्रांसफ़र हो गई। तो X की टोटल लायबिलिटीज़ निकालने के लिए R की लायबिलिटीज़ में X की लायबिलिटीज़ क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा। तो R तो एज ए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल है, और X एज ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो A की टोटल लायबिलिटीज़ निकालो, तो आप X की टोटल लायबिलिटीज़ निकालो, तो अपने को X वाला कॉलम कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो लायबिलिटीज़ है ना, ये किसकी है? R की है। अब उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है? X रिस्पॉन्सिबल है। तो X की टोटल लायबिलिटीज़ निकालनी है, तो R की लायबिलिटीज़ के साथ X की लायबिलिटीज़ क्या होगी? ऐड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए X का कॉलम कंटिन्यू लायबिलिटीज़ शेयर करेगा। तो अब ये जो 3,000 है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ? ये जो यहाँ पे अगर मैं 3,000 की बात करूँ तो ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हाँ, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, तो क्या होता पता है? ये 7:10 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता। तो अब यहाँ पे क्या होगा? Q शेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? X शेयर करेगा 2:7:10 के रेशो में। तो 3,000 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ कुछ 316 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3,000 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 1105 आ रहा है, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कुछ 1579 आ रहा है। सम करके देख लेते हैं। 316 प्लस 1105 प्लस 1579, 3,000। 15 मार्च के बाद देखो, 15 मार्च के बाद में 31 मार्च को टी ने शेयर ट्रांसफ़र किए, जो कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है ही नहीं, और लास्ट आपको लेना यू ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे 4 अप्रैल को, तब क्रेडिटर 30,000 है। तो 30,000 में से तुमने लास्ट कितने क्रेडिटर से? 18 हो गए ना डिस्ट्रीब्यूट। देखो ना, 12,500, 2,500, 15,000 और 3 18,000, तो 30,000 में से 18,000 तो 18,000 तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। तो बचे हुए जो 12,000 है ना, बचे हुए जो 12,000 है, अब वैसे तो लॉजिकली सिर्फ यू में जाना चाहिए, पर मेरे को एक्स की भी टोटल लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में? एक्स में और यू में 2:10 के रेशो में। क्योंकि मुझे एक्स की टोटल लायबिलिटीज़ निकालनी है, तो आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या होगी? ऐड करनी पड़ेगी। तो 12 हो गया, तो यहाँ पे इस हिसाब से तो 2,000 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 10,000, ये 12,000 हो गया।
बस अभी टोटल करना है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स। तो Q2173 एक्स की आर को मिला के जो लाइबिलिटीज है 1087 प्लस 263 प्लस 316 प्लस 2000, और यहाँ 3805 प्लस 921 प्लस 1105 5831, और यहाँ 5435 प्लस 1316 प्लस 1579 प्लस 10,000। तो इसकी लाइबिलिटीज है 18,330। ये इनका शेयर हो गया अनपेड क्रेडिटर्स में। और टोटल अगर करें तो 2173 5831, तो ये इनकी टोटल लाइबिलिटीज होगी 30,000। ठीक है, ये कॉलम का टोटल यहीं तक आता है। और अब इसको कंपेयर करना है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स ट्रांसफर। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय पर शेयर, जो अनपेड अमाउंट है वो कितना है 20 है। तो 400 शेयर्स ट्रांसफ़र किए इंटू 20, मतलब 8,000 ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 4,000। यहाँ पे आ गया 700 मल्टीप्लाई बाय 20 14,000, और ये हो गया 20,000। इतना मंगा सकते हैं। अब मैक्सिमम लाइबिलिटीज कितनी होगी, लाइबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज ए और बी विच एवर इज लेस। तो Q से आप 2173 ले सकते हो। X से R और X की लाइबिलिटीज मिला के 366 लेना है, इससे 5831 ले सकते हो, और इससे 18330। तो टोटल अगर देखा जाए तो आप इन सब से मिला के कितना ले सकते हो, जितने भी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं उनसे 30,000 मांगा जा सकता है। और इस केस में फाइनली अनपेड क्रेडिटर्स की बात करें तो निल हो गया। तो यहाँ पे जो R और X का जो कॉलम है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक X की डेथ नहीं हुई थी, जब तक X की डेथ नहीं हुई थी, सॉरी, जब तक R की डेथ नहीं हुई थी, सॉरी, जब तक R की डेथ नहीं हुई थी ना, तब तक कौन था, R रिस्पॉन्सिबल था। फिर उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो एज इट इज X पे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसमें क्या होगा, X की लाइबिलिटीज ऐड होगी तो X की टोटल लाइबिलिटीज आती है। सोचो, नॉर्मल होता है कि R ने अपने शेयर X को ट्रांसफर किए, R ने अपने शेयर X को ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर से पहले R रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफर के बाद X रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों लाइबिलिटीज क्लब नहीं होती। पर R के शेयर डेथ पे ट्रांसमिटेड हो गए X को, तो R के शेयर ऑन डेथ अगर X को ट्रांसमिटेड हो गए, इसका मतलब क्या हुआ पता है, R की लाइबिलिटीज जो है वो X की लाइबिलिटीज में क्लब होके X की टोटल लाइबिलिटीज आएगी। इसीलिए R की डेथ तक R रिस्पॉन्सिबल था, और R की डेथ के बाद X रिस्पॉन्सिबल है उसकी टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए। इसलिए R X का कॉलम जो है वो कंटिन्यू लाइबिलिटीज क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, डेथ तक एज ए R और डेथ के बाद X। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसी तरह से होता है ये क्वेश्चन। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और वो भी कब आया देखो, 97 नवंबर में। हाँ, तुम लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये किया है शायद, ये मैं कर चुका हूँ। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। एटीन आप कर सकते हैं, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये जो है ना ये यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है। तो क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, तो वही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटीज निकालनी है। तो 19 में बोला है लिक्विडेशन ऑफ एक्स वाई लिमिटेड कमेंस ऑन 2 अप्रैल 2004। तो जिन्होंने 2 अप्रैल 2003 के बाद शेयर ट्रांसफ़र किए वही आएंगे। सर्टन क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड आउट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लिस्ट ए, द फॉलोइंग आर द डिटेल। सेम क्वेश्चन है इसमें, शायद देखो ए ने जो है ना, ए ने ये ए जो है वो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वो किया हुआ भी अपन ने शायद, ये ए नहीं आएगा। तो पी क्यू आर एस के बीच में आपको लाइबिलिटी शेयर करनी है, और जितने शेयर ट्रांसफ़र किए उस पर ₹2 पर शेयर मंगवा सकते हो। बी देखो, द पोजीशन ऑफ वैल्यूलेस लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर। The position of valueless limited on its liquidation is as under: issued and paid up capital 3,000, 11% preference share of 100 is fully paid up, 3,000 equity share of 100 is fully paid up, और 1,000 equity share of 50 each 30 per share paid up। तो दो कैटेगरी है, कॉल रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर कितना है 10,000 एंड कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। तो कॉल्स इन अरियर है मतलब पैसा मांग चुके पर आया नहीं, और 5,000 का कॉल्स इन एडवांस है। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरर फॉर 1 ईयर, 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरर है। अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटीज इज 4,13,000। सारी लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद 4,13,000 बच रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरर्स इन प्रायोरिटी टू रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल को रीपेमेंट करने से पहले क्या होता है, प्रेफरेंस कैपिटल और डिविडेंड दोनों का पेमेंट करना है। और पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो क्या करोगे, देखो इजी है। यहाँ पे क्या है, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू शेयर होल्डर, और वो आपको दिया हुआ है 4,13,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉल्स इन एरर जो अभी तक दिया नहीं वो मंगवाओ। तो 10,000 का कॉल्स इन एरर आ गया, 423 हो गया। इधर पेमेंट में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट करो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3 लाख पे 11%, 1 ईयर का इन एरर से देना पड़ेगा, सरप्लस है इसलिए 33,000। और इक्विटी शेयर होल्डर्स में सबसे पहले जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस दे रखा है, कॉल्स इन एडवांस दे रखा, उनको क्या करो, रिटर्न करो, ताकि सब बराबर आ जाए। तो जिसका कॉल्स इन एरर था, कॉल किया दिया नहीं, उनसे ले लिया, और जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस दे रखा था उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बच गया वो देखो। 4,23,000 में से 333 माइनस कर दो और माइनस 5,000, तो 88,000 सरप्लस है। अब एक से ज़्यादा कैटेगरी है इसलिए कॉल और रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लस अगर मैं करूं नॉशनल कॉल, तो नॉशनल कॉल का क्या सीन है पता है, 1,000 शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और उन पे 20 रुपीज़ आप कॉल कर सकते हो, 20,000। तो टोटल सरप्लस हो गया 1,08,000। अब सब बराबर हो गए। रिफंड पर शेयर 1,08,000 डिवाइड बाय 13,000, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 13 ही हुआ है ना। ओके 50 का है ये। इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच,
और ये 100 का है, तो इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल सरप्लस 1,08,000 फॉर 3,000 शेयर्स तो है ही है 100 वाले, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना हो गया 50,000, और उसको डिवाइड कर दो आप, कितने में कन्वर्ट करना है, 100 रुपये में, मतलब 500 शेयर्स, आधे हो गए। तो रिफंड पर 100 रुपीज शेयर, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 3,500, कुछ 30.85 आ रहा है। तो रिफंड पर 50 रुपीज शेयर, तो 30.85 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 15.42। अब देख लो, दो कैटेगरी है, ए और बी। रिफंड 30.85 और 15.42 माइनस कॉल। फर्स्ट कैटेगरी पे तो कॉल किया नहीं, सेकंड कैटेगरी पे 20 का कॉल किया है, तो फर्स्ट पे रिफंड आ रहा है और सेकंड पे कॉल आ रहा है। $4.57 का कॉल पर शेयर आ रहा है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा तुम्हारा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ बच्चों 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4.57, 4571, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड आ रहा है कितना, on 3,000 shares at the rate of 30.85, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30.85, तो वैसे 92,550 आ रहा है, पर बैलेंसिंग फिगर ले लेना चाहिए ताकि पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं आए। तो 4,13,000 प्लस 10,000 प्लस 4,571, इधर आ रहा है 427,571, और माइनस उसमें से 3,33,000, माइनस 5,000 का कॉल्स इन एडवांस, कुछ डिफरेंस आ रहा है। वापस देखें, 4,13,000 प्लस 10,000, 423 माइनस 3 लाख, और 3 लाख पे 11% 33,000 माइनस 5,000 85 है, सरप्लस 85, प्लस 20 नॉशनल कॉल 1,05,000, 1,05,000 डिवाइड बाय 3,500 इक्वलेंट शेयर, 30 रुपीज, और 15 रुपये 50 रुपये वाले पे, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़ का रिफंड, और यहाँ पे आएगा 5 रुपीज़ का कॉल, तो 1000 शेयर्स पे 5,000, और यहाँ पे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30 90,000। 420 वापस देख लेता हूँ, 4,23,000 प्लस 15,000
माइनस 3,33,000 माइनस 5,000 माइनस 90,000 423 प्लस 5,000 माइनस 3,33,000। ठीक है, हो गया टैली। कॉल्स इन एरियर का इम्पॉर्टेंट है, मंगवाना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस है तो उनको पहले ही दे दो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा डिफरेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाद कभी नहीं आया, तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉल्स इन एडवांस का ट्रीट, कुछ लोगों ने पहले ही पैसा दे रखा है तो उनको वापस रिटर्न करो, सब बराबर आ जाए ताकि। ठीक है, ये कर ही दिया था मैंने 2021। क्या करना है 21 में देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ PQ प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बनाना है तुमको? लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच के हिसाब से 2 लाख है, और 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 50 पेड अप, ये 1 लाख है। तो दो कैटेगरी हो गया, कॉल रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी ये प्लांट की बुक वैल्यू है, ये स्टॉक की वैल्यू है, ये डेटर्स का वैल्यू है, ये क्रेडिटर्स का वैल्यू है, ये बैंक बैलेंस दिया है 120। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है जो लॉस है, ये 6% मोर्गेज लोन है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ऑन 21 January 2010 the liquidator of PQ Limited sold plant for 2,95,000 and stock in trade at 10% less than the book value। तो ये रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है, तो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो एक चीज़ यहाँ पे फिर वही है, मॉर्गेज लोन है। तो मॉर्गेज लोन तो किसी न किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड होगा ना, और फिक्स एसेट्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो क्या है? प्लांट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट है उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ऑन 21 January 2010 द लिक्विडेटर, 2 मिनट यार, ऑन 21 January 2010 द लिक्विडेटर सोल्ड प्लांट से इतना अमाउंट क्या हुआ? रियलाइज हुआ है। ठीक है, ये प्लांट की वैल्यू होगी 295। स्टॉक इन ट्रेडेड 10% लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक इन ट्रेड देख लो कितना है, स्टॉक इन ट्रेड 360 है, तो 3,60,000 का 90% रियलाइज हुआ, मतलब स्टॉक से रियलाइज हुआ 324। ही रियलाइज 80% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स देख लो, डेटर्स कितने? 85,000। तो 85,000 का 80% रियलाइज हुआ, मतलब डेटर्स से रियलाइज हुआ कितना? 68,000। एंड इनकर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन 1850, रिमेनिंग डेटर्स आर टू बी ट्रीटेड एज वेट। तो ये 1850 इसमें से क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 68,000 कलेक्शन से मिला, उसमें से 1850 का अमाउंट क्या हुआ? कलेक्शन एक्सपेंस हो गया। देन लोन मॉर्गेज वर डिस्चार्ज एट 31 January 2010 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 31 जनवरी तक 6 महीने का इंटरेस्ट है, इसका मतलब 31 दिसंबर जब तक ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तब तक तो इंटरेस्ट, इसका मतलब 5 महीने ही हुआ ना। क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पर डिस्चार्ज किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे 20% लेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट क्या हुआ? 10% कम हुआ, 20% कम हुआ। प्रेफरेंस से डिविडेंड ड्यू फॉर 1 ईयर, 1 साल का डिविडेंड बाकी एंड पेड विद फाइनल पेमेंट, ठीक है।
लिक्विडेशन एक्सपेंस इनकर 1800 का एक्सपेंस हुआ एंड द लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज सेटल एट 4% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000, मतलब कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही। तो मेंबर्स को जितना पेमेंट किया उसका 4% और 10,000 विच एवर इज हायर रेमुनरेशन होगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, मॉर्गेज लोन। तो मॉर्गेज लोन को 31 जनवरी को पेमेंट किया अलॉन्ग विथ 6 मंथ इंटरेस्ट। तो 31 जनवरी तक 6 मंथ का इंटरेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ऊपर ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर तक है, वहां तक कितना हुआ 5 मंथ ही हुआ। अब यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एडेड है, पर कितने महीने का, 5 महीने का, और बाकी जो बचे हुए वो अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो 31 जनवरी तक 6 मंथ हो रहे हैं, इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो 5 मंथ्स ही हुए ना। तो इस केस में 6% मॉर्गेज लोन का अमाउंट देखो 2,30,000 है, 2,30,000 का 6% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब मैं बोलूँगा कि इसके अंदर 5750 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5 महीने का। पेमेंट तो 6 महीने का होगा, पर ये इसके अंदर 5 महीने का है, मतलब बाकी जो बचा हुआ है माइनस करो 25,000 में से, तो अदर एक्सपेंस 19,250 है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको इस क्वेश्चन का क्या करना है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट नॉर्मल फॉर्मेट में जैसे आप बनाते हो वैसा बनाऊं, तो चालू कहाँ से करते हैं, बैंक बैलेंस से। तो क्वेश्चन में आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, 2 बैंक लिख सकते हैं। बैंक का बैलेंस देखो 120 है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कितना है, 120 है। फिर उसके बाद में रियलाइजेशन, तो प्लांट को छोड़कर बाकी सब ले लो, क्योंकि मॉर्गेज लोन जो है वो किसके अगेंस्ट में होगा, प्लांट के अगेंस्ट में होगा। तो प्लांट को छोड़कर बाकी सब अगर अपन ले लें, तो प्लांट को छोड़ के और है क्या, देखो स्टॉक है, नीचे कहीं मैंने लिखा था स्टॉक से रियलाइज हो रहा है 324, ठीक है। स्टॉक के बाद डेटर्स, तो डेटर्स से रियलाइज हुआ 68,000 और उसमें से 1850 का कलेक्शन एक्सपेंस है, तो कितना हो गया 66,150 डेटर्स से कलेक्ट हुआ। क्रेडिटर्स बैंक बैलेंस अपन ने ले ही लिया। अब देखो प्लांट से कितना रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन फ्रॉम प्लांट की बात करूं तो प्लांट से लिया हुआ है 2,95,000, प्लांट से रियलाइज हुआ 2,95,000 और माइनस लोन, लोन कितना है 230, मॉर्गेज लोन 230 है और उस पर इंटरेस्ट बैलेंस शीट डेट तक तो 5 मंथ्स का है, लिक्विडेशन डेट तक तो 5 मंथ्स का है, पर पेमेंट डिले हो रहा है इसलिए हमको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देना है उस पर, 6 मंथ का। तो 2,30,000 पे रेट देखो 6%, तो 6,900 का इंटरेस्ट क्या होगा, पेमेंट होगा। तो फाइनली 295 प्लांट से रियलाइज हुआ, 230 का मॉर्गेज लोन है और 6,900, तो कुछ 58,100 का क्या हुआ, सरप्लस बच गया। ये तुम्हारा कौन सा साइड हो गया, रिसीट साइड हो गया। अब पेमेंट साइड में बताओ, सबसे पहले पेमेंट किसका करते हैं, लीगल एक्सपेंस, वो है नहीं। फिर लिक्विडेटर रेमुनरेशन, ये पेमेंट होगा डिसबर्समेंट के वक्त, अभी नहीं। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस देखो, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए, लिक्विडेशन एक्सपेंस इनकर आपको दिया हुआ है कितना है, 1,800 है, ठीक है। रेमुनरेशन तो बाद में निकलेगा। फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या, देखो कहीं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं दिखे थे मुझे कहीं भी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद डिबेंचर होल्डर्स भी नहीं है, तो अब यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक तो क्रेडिटर्स हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी पॉइंट के अंदर देखो, क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट। अब देखो क्रेडिटर्स कितने हैं तुम्हारे, 2,21,000, 2,21,000 का 95%,
तो ये कुछ आ रहा है 209950। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर जो इंटरेस्ट था ना 57505 मंथ का, वो तो पेमेंट हो गया। अब बचे हुए का क्या बोल रहे हैं ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 20% लेस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 19250 का 80% पेमेंट हुआ है। 19250 का 80% पेमेंट हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन और किया था, उसमें सीधा ही दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट 2000 हुआ, तो वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है ना, इंटरेस्ट तो सही निकाला ना मैंने। 2,30,000 का 6% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5750। ठीक है, बस अब किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लो कितनी है, 1,25,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने ईयर्स का है, सी पॉइंट में लिखा हुआ है 1 ईयर का बाकी है। तो 1,25,000 पे 9% के हिसाब से देखें तो 11,250। हाँ, रेमुनरेशन निकाल ही लेते हैं। यहाँ तक देखो कितना पैसा बचा हुआ है, क्योंकि रेमुनरेशन कितना है, 4% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेंबर्स है। देखो 120 का बैंक बैलेंस कुछ था, और 3,24,000 रियलाइज हुए स्टॉक से। 66,150 प्लस 58,100 माइनस 1,800 माइनस 20,9950 माइनस 15,400। तो यहाँ तक मेंबर्स के लिए जो पैसा बच रहा है 341,100। फॉर्मूला जिसको याद हो, सरप्लस अवेलेबल फॉर मेंबर्स डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो डिवाइड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये कुछ 13,119 आ रहा है। तो यहाँ 13,119 सब्जेक्ट टू मिनिमम 10 था, ये तो वैसे उससे भी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही पेमेंट होगा। ठीक है, अब क्या बचा, 341,100 में से 13,119 तो रेंट लिक्विडेटर को रेमुनरेशन दे दिया, 1,25,000 माइनस 11,250। कॉल रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सरप्लस बच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 191,731। 120 प्लस 3,24,000 प्लस 66,150 प्लस 58,100 माइनस 13,119 माइनस 1,800 माइनस 20,9950 माइनस 15,400 माइनस 1,25,000 माइनस 11,250। सरप्लस बच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 191,735। मैं कॉल रिफंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। और प्लस क्या करना है तुमको, नॉशनल कॉल। तो 2,000 शेयर्स पे 50, तो ये हो गया 291,731। रिफंड पर शेयर निकालो, 291,731 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अब हो गए 4,000। 291,731 डिवाइड बाय 4,000 शेयर्स, तो ये कुछ 72.93 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, रिफंड 72.93 और 72.93 माइनस कॉल। फर्स्ट कैटेगरी पे तो था नहीं, सेकंड कैटेगरी पे 50 था, तो 72.93 रिफंड है और यहाँ पे 22.93 का रिफंड है। तो बस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स।
2000 A equity share at the rate of 72.93 और 2000 B equity share at the rate of 22.93. 2000 multiplied by 72.93, 145,860 और 2000 multiplied by 22.93, 45860 समथिंग कुछ आ रहा है. पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस हो सकता है. तो 145,860 प्लस 45860, हाँ 10-11 रुपये का कोई पॉइंट्स का डिफरेंस है. तो ये पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस है. पूरा लेके करोगे तो सही आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा 21. इसमें मुझे ये पार्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है. ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सपेंसेस वाला पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है. और अगर मान लो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 10,000 से कम आता ना, तो फिर अपने को उसको मिनिमम क्या होता है 10,000 तो देना ही पड़ता. तो ये क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, ट्राई कर लेना. कोई मिस्टेक हो तो देख लेना कैसे करना है, क्या है. 22 कर दिया था मैंने. (23) The summarized balance sheet of Full Stop Limited as on 31st March 2011 being the date of voluntary winding up is as under. Land and building, plant and machinery, stock in trade, book debts, profit and loss तो realize होगा भी नहीं तुम्हारा. Share capital 5,000 10% cumulative, 5,000 10% cumulative preference share of 100 each. ठीक है, 5 lakh. Equity share में 5,000 equity share of 100 each, 60 per share called and paid up. और 5,000 equity share of 100 each, 50 per share called up. मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी होगी, तो कॉल और रिफंड पर शेयर निकालना पड़ेगा. सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई यूज़ नहीं. 10% डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरर फॉर 3 ईयर. ये देखो फुट नोट में दिया हुआ है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है. तो 3 साल का क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा. बाय 31st March 2011 द एसेट रियलाइज, ये एसेट रियलाइज हो रही है. एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 86,000, द रेमुनरेशन ऑफ लिक्विडेटेड 2% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. इनकम टैक्स पेबल 67,000. ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये ऐसा किया हुआ है मैंने. अब एज्यूम दैट द फाइनल पेमेंट वर मेड, कुछ नया नहीं है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन किया हुआ है. तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऊपर दिए हुए हैं, देखो 1,05,000 और नीचे 67 है, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा. और यहाँ लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट वर मेड ऑन 31st March, और ये ऊपर भी 31st March है, इसका मतलब डिले इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं आएगा. तो ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप एक बार फिर से ट्राई करना. ठीक है, नया कुछ नहीं उसमें. 24 बिल्कुल वैसा ही है, बीलेस कॉन्ट्रीब्यूटरीज. 25 ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, रिसीवर्स वाले. तो इसका एक क्वेश्चन तो मैंने किया था, एक और कर देता हूँ, आप बोलो तो. द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड एज एट 31st March 2013 being the date of voluntary winding up are as under. तो वसंत लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी हुई है. देखो क्या क्या है. लैंड एंड बिल्डिंग है, सन्ड्री करंट एसेट से, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं. डिबेंचर इशू, ये भी ऐसा किया हुआ है अपन ने. शेयर कैपिटल में इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ, ये 1,50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी. 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुली पेड अप, और 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 8 पेड अप. मतलब 2 रुपीज़ जो है वो पेमेंट नहीं हुआ है. तो 5,000 इंटू 2, 10,000 तक मैं ज़्यादा पेमेंट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसलिए कॉल और रिफंड पर शेयर निकालना पड़ेगा. डिबेंचर है, मोर्गेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है. इनकम टैक्स एरर्स असेसमेंट कंक्लूडिंग इन फैब 2013. अब देखो असेसमेंट कब हुआ, फैब 2013 में हुआ, जो कि लिक्विडेशन डेट से 12 मंथ्स के अंदर अंदर है, इसलिए ये क्या है, प्रेफरेंशियल है. मोर्गेज लोन वो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो मोर्गेज लोन
70,000 का पेमेंट किस में से होगा? लैंड एंड बिल्डिंग से। डिबेंचर वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, द कंपनी वर अनेबल टू मीट द रीपेमेंट एंड देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर। तो डिबेंचर होल्डर ने क्या किया? एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया, जिसका काम क्या है? डिबेंचर होल्डर्स तक पेमेंट कराना है। ही सोल्ड द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज 1,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग से 160 रियलाइज हुआ। He also took charge of sundry assets of value of 2,36,000 and realized 2 lakh. 2 लाख रुपए की अदर एसेट्स अलाउड कर दी। The bank ODRA was secured by the personal guarantee of directors of company and on the bank raising a demand. The director paid off the due from their personal resources. तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट डायरेक्टर्स ने कर दिया, तो अब कंपनी जो पेमेंट करेगी वो किसको करेगी? डायरेक्टर्स को करेगी। कॉस्ट इनकर बाय द रिसीवर 1950, रिसीवर ने खर्चा किया 1950 और लिक्विडेटर ने किया 3000। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन बट द लिक्विडेटर वॉज टू रिसीव 2% फी ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज बाय हिम। प्रेफरेंस शेयर हैज़ नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर पीरियड आफ्टर 31 मार्च 11। तो 31 मार्च 11 ऊपर देखो बैलेंस शीट 31 मार्च 13 की है, 2 ईयर्स का डिविडेंड इन एरियर्स है। एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर, ठीक है, 6 महीने का देना है। रेस्ट ऑफ द एसेट्स वॉज रियलाइज एट 1,50,000। किसने सेल की? लिक्विडेटर ने। प्रिपेयर अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर एंड लिक्विडेटर। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? रिसीवर्स फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? रिसीवर का फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिसका काम क्या है? डिबेंचर होल्डर्स तक पेमेंट करवाना। फिर उसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो लिक्विडेटर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैश बैंक का बैलेंस तो है ही नहीं, यहाँ एसेट से सिर्फ 2 ही है। तो रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, रियलाइजेशन हुआ है अदर एसेट से 2 लाख का, ठीक है। फिर रियलाइजेशन हुआ किससे? लैंड एंड बिल्डिंग से। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऑक्शन से रियलाइज हुआ 160। उसमें से आपको लोन का रीपेमेंट करना है। मोर्गेज लोन है 70,000, ठीक है। कितना बच जाएगा? 90,000 बच गया। कोई इंटरेस्ट तो नहीं मोर्गेज पे? नहीं है। अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? लीगल एक्सपेंस, फिर रिसीवर्स रेम्युनरेशन, फिर आएगा रिसीवर्स एक्सपेंस। नीचे देखो कॉस्ट इनकर बाय रिसीवर नीचे गिवन है 1950 का, हाँ। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले क्या होगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक तो इनकम टैक्स है 25,000 का। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को क्या होगा? 25,000 का पेमेंट हो जाएगा बस। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगा। तो देखो डिबेंचर्स कितने हैं? 150 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का है? 6 महीने का है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1,50,000 पे 13% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 9750, सही है ना। 1,50,000 पे 13% डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अब जो बचेगा सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। तो 2 लाख रुपीज़ का अदर एसेट रियलाइज हुआ। लैंड से सरप्लस बच गया 90,000 माइनस 1950 माइनस 25,000 माइनस 1,50,000 और माइनस 9750।
तो इसके हिसाब से तो 1,03,300 का सरप्लस ट्रांसफ़र हो गया। और अब तुमको बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर, तो 1,03,300। और क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ा था, उसमें लिखा था अदर एसेट से रियलाइज हुआ 1,50,000। लीगल ऑर्डर में सबसे पहले लीगल एक्सपेंस है नहीं, फिर लिक्विडेटर का रेमुनेशन लिखा हुआ है 2% और फीस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज बाय हिम, तो 1,50,000 का 2%, तो 3,000। फिर उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस जो उसने इनकर किए कितने, 3,000। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, वो हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया। अब यहाँ पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड देख रहा हूँ मैं, 13% डिबेंचर्स जो है वो ठीक है पेमेंट हो गया, मोर्गेज लोन हो गया, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप डायरेक्टर्स लिख सकते हैं और ब्रैकेट में आ जाएगा ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का पेमेंट डायरेक्टर्स ने कर दिया तो कंपनी अब डायरेक्टर्स को पेमेंट करेगी। क्रेडिटर्स है 38,000 के बस। अब आपको कैलकुलेट करना, क्योंकि एक से ज़्यादा कैटेगरीज है ना, इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉल और रिफंड पर शेयर। तो 1,03,300 प्लस 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 68,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा, एक तो कैपिटल है उनकी 150। बैलेंस शीट के नीचे देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर पीरियड फ्रॉम 31 मार्च 11, 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 1,50,000 पे 10% के हिसाब से 1 साल का 15,000 आता है, 2 साल का कितना हो गया, 30,000 हो गया। वापस देख लें कितना बच रहा है, 1,03,300 प्लस 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 68,000 माइनस 180। तो ये तो डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है 700। ठीक है, 700 का डेफिशिएंसी है प्लस वही नॉशनल कॉल, तो 10,000 इक्विटी शेयर तो 10 के 5,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपीज़ कर सकते हो, तो 5,000 इंटू 2 सरप्लस आएगा 9,300। रिफंड पर शेयर 9,300 डिवाइड बाय 15,000 शेयर्स, .62 का रिफंड आ रहा है। अब जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ए और बी कैटेगरी पे रिफंड, और माइनस कॉल पर शेयर। फर्स्ट कैटेगरी पे तो कॉल नहीं है, सेकंड कैटेगरी पे 2 रुपीज़ का कॉल है, तो यहाँ पे 0.62 रिफंड है, और 2 माइनस 0.62 1.38 का कॉल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल करके लिखोगे 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 1.38।
5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.38, 6900 का कॉल आ रहा है और रिफंड इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 शेयर्स है। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 0.62, 6200। तो इस क्वेश्चन में एक तो निकालना पड़ा अपने को, एक तो बनाना पड़ेगा रिसीवर्स फाइनल रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवर्स फाइनल अकाउंट सॉरी, और एक बनाना पड़ेगा लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 26 में क्या है? You are asked to calculate the total remuneration payable to liquidator. Total कितना remuneration payable है वो बताना है। A liquidator is entitled to receive remuneration 2% on asset realized, 3% on amount distributed to preferential creditor, and 3% on payment made to unsecured creditor. The assets are realized for 45 lakhs. तो ठीक है ना, तो एक तो 45 lakhs का 2% हो गया। Liquidation expense secured creditor, preferential creditor, the amount due to unsecured creditor. You are asked to calculate the total, calculation shall be, remuneration ही तो निकालना है। तो 45 लाख का 2% तो एक हो गया, एक बोल रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट करोगे उसका 3%। चलो देखते हैं एक बार क्या सीन आ रहा है। तो एसेट्स रियलाइज हुई, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट में लीगल एक्सपेंस है नहीं, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो एक तो हो जाएगा तुम्हारा 45 लाख का 2%, ये तो 90,000 हो गया। एक है तुम्हारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा तब, और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा तब। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, लिक्विडेशन एक्सपेंस, द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 50,000, ठीक है। 50,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद में किसको पेमेंट होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 1,25,000, तो 1,25,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ना, तो यहाँ पे 1,25,000 का कितना परसेंट है, 3%, तो ये 3,750 आ गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, और फिर उसके बाद अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखते हैं अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है। तो 45 लैक्स माइनस 90,000 माइनस 3,750 है, बहुत है यहाँ तो, माइनस 50,000 माइनस 1,25,000, 42 लाख है, जबकि ये 15 लाख ही है। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट हो जाएगा, तो 15 लाख। हाँ, अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता तो फिर फॉर्मूला दूसरा लगता, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट का कितना है, 3% है, तो बस 15 लाख 45,000, बस ये आंसर है।
तो 90,000 प्लस 3750 प्लस 45,000, 138750। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार इनको देखना, फिर आगे के मैं नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करता हूँ।